नमस्कार मित्रों, मैं राजीव रंजन प्रसाद। देश में विमर्श की दशा एकांगी है। कतिपय समालोचक विचारधारा विशेष का कूड़ा कचरा प्रेमचंद के स्तर का बता सकते हैं। वे किसी के जीवन भर के श्रम तथा संघर्षों को गहन सन्नाटा प्रदान करने में भी सक्षम हैं। 200 से अधिक उपन्यास तथा अप्रतिम शोध साहित्य का लेखक गुरुदत्त नई पीढ़ी के लिए अनजाना क्यों है? क्या इसलिए कि उनका लेखन श्रेष्ठता अनुमापन के वामपंथी पैमानों के लिए खोटा था? हिंदी साहित्य में लाल ही चलेगा कि ठेकेदारी ने गुरुदत्त जैसे अनेक साहित्यकारों को न ही साहित्य में विमर्श बनने दिया, न ही पाठ्य पुस्तकों में स्थान। यह अलग बात है कि यूनेस्को द्वारा वर्ष 1973 में जारी एक सर्वेक्षण के अनुसार 60 तथा 70 के दशक में गुरुदत्त हिंदी के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले लेखक रहे हैं। गुरुदत्त का जन्म लाहौर में 8 दिसंबर 1894 को निम्न मध्यम वर्गीय अरोड़ी क्षत्रिय परिवार में हुआ था। पिता श्री करमचंद आर्य समाजी, जबकि माता सुहावी देवी की आस्था वैष्णव मान्यताओं के प्रति रही थी। गुरुदत्त की आरंभिक शिक्षा डीएवी स्कूल के माध्यम से हुई। वर्ष 1907 में क्रांतिकारी अजीत सिंह के नेतृत्व में भारत माता सोसाइटी की स्थापना हुई। गुरुदत्त इसकी बैठकों में हिस्सा लिया करते थे। उस दौर में वे विज्ञान से स्नातकोत्तर उत्तीर्ण हुए। विज्ञान की शिक्षा तथा धर्म पर विमर्श ने उन्हें तार्किक बनाया। वे गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर के विज्ञान विभाग में डिमॉन्स्ट्रेटर के पद पर नियुक्त हुए। वर्ष 1917 में उनका विवाह यशोदा देवी से हुआ। वैवाहिक जीवन आदर्श रहा। इस दंपत्ति को 5 संततियां हुई। स्वदेशी आंदोलन तथा अंग्रेजों के प्रति वितृष्णा की भावना ने उन्हें सरकारी नौकरी छोड़ने की प्रेरणा दी। इसके कुछ ही समय पश्चात वे लाहौर के नेशनल स्कूल में मुख्य प्राध्यापक के रूप में कार्य करने लगे। ब्रिटिश दबाव में अध्यापन भी उन्हें छोड़ना पड़ा। आजीविका की तलाश में वे अमेठी आ गए। अमेठी में उन्होंने राजा के निजी सचिव के रूप में कुछ समय तक कार्य किया, परंतु प्रशासन के कोर्ट्स ऑफ वार्ड्स के अंतर्गत चले जाने के पश्चात वे पुनः बेरोजगार हो गए थे। अब उन्होंने आयुर्वेद का अध्ययन आरंभ किया तथा लखनऊ, लाहौर, दिल्ली में क्रमशः वैद्यकी का कार्य करते रहे। दिल्ली में आयुर्वेदिक चिकित्सक के रूप में उनका कार्य चल निकला। आर्थिक रूप से स्थिर होने के पश्चात उन्होंने लेखन की दिशा प्रशस्त की। वे कालांतर में जनसंघ से भी जुड़े, परंतु बाद में केवल स्वतंत्र लेखन में ही स्वयं को डुबा दिया। 65 वर्ष की आयु में हृदयाघात से उनका देहावसान 8 अप्रैल 1989 को हुआ था। गुरुदत्त का पहला उपन्यास स्वाधीनता के पथ पर वर्ष 1940 से 41 के मध्य लिखा गया। यह समय था जब भारत ब्रिटिश दास्तां से मुक्ति के लिए कसमसाने लगा था। इस समय अंग्रेजों ने धार्मिक विभाजन के विष को जन जन के लहू तक पहुंचा दिया था। पहला ही उपन्यास मर्म पर चोट करने का कार्य कर गया। इसके बाद तो लेखनी जैसे नदी हो गई। विभाजन, स्वतंत्रता प्राप्ति, रियासतों का एकीकरण, गांधी जी की हत्या, तेजी से बदलते घटनाक्रमों का साक्षी लेखक अपने समय की क्रूरता का दस्तावेज सरल किंतु रोचक भाषा में रचने लगा था। गुरुदत्त की इतिहास दृष्टि पर गहरे शोध की आवश्यकता है। उन्होंने वेदों सहित प्राचीन शास्त्रों, स्मृतियों की गहन व्याख्या करते हुए बहुत से जटिल प्रश्नों के सरल उत्तर अपनी वैज्ञानिक दृष्टि से देने का प्रयास किया है। उदाहरण के लिए, इतिहासकार के लिए पृथ्वी की उत्पत्ति रुचि का विषय नहीं है, उसे विज्ञान की कल्पनाशीलता के लिए छोड़ दिया गया है। परंतु गुरुदत्त साइंस और वेद अथवा वेद और वैदिक काल जैसी कृतियों में अतीत को गढ़ने का आरंभ साक्ष्यों सहित करते हैं। गुरुदत्त भारतीय इतिहास के विकृतीकरण का जो तर्क देते हैं उसे देखिए। इस्लामिक शासन के दौर में भारत के प्राचीन ग्रंथों को जलाने का भरसक प्रयास किया गया। ग्रंथ लिखने वालों को राज्य का प्रोत्साहन और शांत वातावरण नहीं मिला। बहुत कठिनाई से प्राचीन साहित्य की केवल वे ही पुस्तकें सुरक्षित रखी जा सकीं जिनको विद्वान समाज के अस्तित्व के लिए परमावश्यक मानते थे।
इसके उपरांत अंग्रेजों का काल आया। वह मैकाले साहब थे जिन्होंने मैक्स मूलर को ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में स्थान दिलाया था, जिससे वह हिंदू शास्त्रों के अर्थ विकृत कर सके। किस उद्देश्य से मैक्स मूलर इत्यादि लोग भारतीय शास्त्रों का अनुवाद करते थे, यह उनके एक वाक्य से ही पता चल जाता है कि भारत का प्राचीन धर्म मरणासन्न है और यदि उसका स्थान ईसाई धर्म नहीं लेता है तो फिर दोष किसका हो सकता है। गुरुदत्त कहते हैं कि अंग्रेजों ने अपनी शिक्षा व्यवस्था को माध्यम बनाकर भारतीयों के इतिहास बोध में जो विकृतियां डाली हैं उसके कुछ उदाहरण हैं। आर्य भारत में बाहर से आए, वेदों में गणरियों के गीत हैं, रामायण महाभारत पुराणों के ऐतिहासिक लेखकों की कल्पना है, इनका कोई अस्तित्व नहीं था। भारत के रहने वालों को इतिहास लिखना ही नहीं आता था, अर्थात भारतवर्ष का अपना कोई इतिहास ही नहीं है। इन उक्तियों पर तथा वर्तमान समय के इतिहासकारों की धांधली पर वे लिखते हैं कि आज के तथा कथित इतिहासकारों ने भारत का इतिहास लिखने में इतनी धांधली मचा रखी है कि सत्य असत्य का निर्णय करना भी कठिन हो रहा है। यह धांधली यूरोप के नास्तिकतावाद और भ्रामक विज्ञानवाद के कारण है। लंबे समय तक साहित्य की ठेकेदारी अपनी झोली में रखने वाले भारतीय कम्युनिस्टों ने जानते बूझते गुरुदत्त के संपूर्ण लेखन की उपेक्षा सुनिश्चित की है। इसका एक कारण कम्युनिज्म की अव्यवहारिकता पर उनके कठोर विचार तथा तर्कपूर्ण आलेख भी हो सकते हैं। गुरुदत्त की कृति धर्म तथा समाजवाद से यह उद्धरण देखें कि कार्ल मार्क्स और एंजल्स ने सारा बल पूंजीवाद की निंदा करने और इसे हटाने के लिए क्रांति लाने पर लगा दिया है। अपने घोषणा पत्र में वे कम्युनिस्टों से कहते हैं, प्रत्येक स्थान पर क्रांतिकारी आंदोलन की सहायता करें जो उपस्थित राजनीतिक अवस्था के विरुद्ध हो। कम्युनिस्टों के इस संदर्भ के प्रकाश में हैदराबाद के कम्युनिस्टों का रजाकारों के साथ सम्मिलित होकर भारत सरकार के विरुद्ध संघर्ष करना तो समझ में आ जाता है। वाम पक्षीय कम्युनिस्टों का चीन की, पाकिस्तान की सहायता भी आसानी से समझ में आने लगती है, परंतु ये वामपंथी तो सत्य असत्य उचित अनुचित सब प्रकार के आंदोलन में सम्मिलित होने के लिए तैयार रहते हैं जिससे अव्यवस्था उत्पन्न हो सके। इसके साथ ही भारतीय कम्युनिस्ट नेता यह नहीं बता पाए कि वर्तमान व्यवस्था के नष्ट भ्रष्ट होने पर क्या किया जाए जिससे वैकल्पिक व्यवस्था उत्पन्न हो। गुरुदत्त की दूरदर्शिता को आज के समय के कथित कम्युनिस्ट देशों की वास्तविकता के साथ जोड़कर देखें जब वे लिखते हैं, वामपंथ ने वही सब कुछ किया जो आज से 100 वर्ष पूर्व एक पूंजीपति करता था। अंतर केवल यह है कि अब व्यक्ति के स्थान पर एक विचार के कुछ लोगों का गुट शोषक बन गया है। सबसे पापयुक्त बात यह कि इस विचारधारा ने उस शोषक गुट को राज सत्ता से युक्त भी कर दिया है। इस कारण इस गुट के शोषण से बचना किसी व्यक्ति के शोषण से बचने से कहीं अधिक कठिन है। ऐसे मुखर विचारों का व्यक्ति चर्चित हुआ तो स्वाभाविक है कि समालोचना की तलवार से लेखन को खारिज करने वाली शक्तियां खुलकर सामने आ गईं। क्या आर्य समाज से प्रभावित होना अपराध था? क्या प्राचीन पुस्तकों की तार्किक व्याख्या अनुचित थी? क्या उन विषयों को उपन्यास के माध्यम से सामने लाना भूल थी जिन पर कलम चलाने का साहस तो आज भी कोई नहीं करता है? मूल रूप से गुरुदत्त उपन्यासकार थे। उन्होंने राजनीति, पौराणिक आख्यानों, इतिहास और समाज शास्त्र के ज्वलंत विषयों को उठाया और रोचक कथानकों में बुनकर पाठकों के समक्ष रखा। उनके कतिपय लोकप्रिय उपन्यास हैं स्वाधीनता के पथ पर, पथिक, स्वराजदान, विश्वासघात, देश की हत्या, दो लहरों की टक्कर, दास्ता के नए रूप, कुमार संभव, उमड़ती घटाएं, अमृत मंथन, परंपरा, अग्नि परीक्षा, कुमकुम, विक्रमादित्य, पुष्यमित्र, लुढ़कते पत्थर, पत्र लता, गंगा की धारा, खंडहर बोल रहे हैं, अनदेखे बंधन, एक और अनेक, मानव, गुंठन, आवरण, यह संसार, धरती और धन, भगवान भरोसे, घर की बात आदि। गुरुदत्त के उपन्यास
अतीत का विमर्श हैं तो विभाजन और राष्ट्र के पुनर्निर्माण के दौर की त्रासदियों का जीवंत चित्रण। गुरुदत्त ने अनेक कहानियां लिखी जो अपने समय की प्रतिष्ठित पत्रिका माया के माध्यम से सामने भी आती रही थीं। गुरुदत्त को अर्थोपार्जन के लिए लिखने वाला लेखक, हिंदूवादी, सस्ती लोकप्रियता के लिए लिखने वाला, अप्रगतिशील, रूढ़िवादी, संस्कृतिवादी आदि कहकर प्रस्तुत किया गया है। वस्तुतः यह खांटी लाल विवेचना एक चर्चित लेखक के प्रति खींच भर है। गुरुदत्त जैसे साहित्यकार कभी कभी पैदा होते हैं, उन पर पुनः विमर्श की आवश्यकता है। मित्रों, आज इतना ही। फिर मिलता हूं ऐसी ही किसी ऐतिहासिक प्रस्तुति के साथ। अगर आपको मेरा यह चैनल पसंद आ रहा है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें। आप इस प्रस्तुति को लाइक या शेयर भी कर सकते हैं। नमस्कार।